बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पेपर है उसमें आज अपन एक नए विषय को प्रारंभ करते हैं। अपन ने अब इससे पहले निशस्त्रीकरण का पाठ पढ़ा था। निशस्त्रीकरण और विशेषकर परमाणु निशस्त्रीकरण के विविध आयामों को छुआ था, उनको जानने की कोशिश की थी। अब हम अपन जानते हैं, अपन कोशिश करते हैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी यूरोप का एकीकरण। आज यूरोप का एकीकरण हो चुका लगभग। यूरोपियन जो इसी यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय संघ है, उसका निर्माण भी हो चुका। यूरोपीय संघ की अपनी संसद बन चुकी, उनकी एक अलग मुद्रा भी बन चुकी यूरो। तो इन सब के पीछे आखिर क्या कदम उठाए गए जो कि ये स्थिति प्राप्त हो सकी, इसको भी अपने को देखना है। यह भी पाठ्यक्रम में है, खासकर ईईसी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और उसके बाद आज यूरोपीय यूनियन संघ। तो शुरू से एक बार अपन इसको इस तरह से जानने की कोशिश करते हैं कि यूरोप का एकीकरण कैसे हो पाया। देखिए, यूरोप एक बड़ा महाद्वीप है, एक ऐसा महाद्वीप जिसमें दुनिया के बड़ी ताकतें रही हैं, शक्तिशाली ताकतें रही हैं, आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी। दुनिया में जितनी भी साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक शक्तियां हुई, उनका उद्गम स्थल यूरोप ही है ना। सी फेयरिंग जितने भी नौ से यानी कि नौ परिवहन और समुद्री खोज वो यूरोपीय देशों से शुरू हुई। तो कुल मिलाकर वहाँ संसाधन बहुत रहा, विकास भी हुआ और शक्तिशाली बने। आर्थिक रूप से शक्तिशाली होने के कारण वो बहुत ज्यादा वहाँ पर सैन्य रूप से भी सैन्य एक प्रकार से एक होड़ भी लगी और सैन्य सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण के कारण यूरोपीय देशों में परस्पर बहुत ज्यादा एक प्रतिद्वंदिता की प्रतिस्पर्धा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और परिणाम स्वरूप एक सैन्य प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। यही कारण है कि हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में, पूर्वार्ध में यूरोप में बड़ी भीषण प्रतिद्वंदिता रही और जितने भी बड़े युद्ध हुए, दोनों महायुद्ध तो थे, उनकी पराकाष्ठा थी, लेकिन इससे पहले भी जितने भी बड़े युद्ध हुए वो यूरोप में ही हुए। जो यूरोपीय देशों के मध्य जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा थी, उसी के परिणाम स्वरूप हुए। तो यूरोप में इसलिए शांति की बड़ी समस्या थी, क्योंकि महायुद्ध हो गया। उसके बाद ऐसा लगा कि यूरोप में एक शांति स्थापित होगी। हालांकि हम कालांतर में देखते हैं उसके बाद भी अनेक समस्याएं। शीत युद्ध के दौर में जब यूरोप भी बटा, यूरोप भी पूर्वी यूरोप साम्यवादी बन गया, पश्चिमी यूरोप अमेरिकी प्रभाव वाला पूंजीवादी बन गया। तो वो जो भेद था, वो जो संघर्ष था, वो जारी रहा। लेकिन और इस बीच में अन्य कई समस्याएं भी यूरोप में आई। कई बार बड़ी विकट समस्याएं भी कई देशों में आई। लेकिन इन सब के बीच में मैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात कर रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो शीत युद्ध समाप्त होने के बाद अचानक से लगा कि यूरोपीय देश जो है वो आपस में एक होंगे। लेकिन इसके बाद हम फिर से देखते हैं कि यूरोप में संकट का दौर शुरू हुआ, चाहे वो युगोस्लाविया के विघटन, बारंबार विघटन से युगोस्लाविया, सर्बिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, है ना, और वो सारी समस्याएं, क्रोएशिया, युगोस्लाविया के विघटन की हो या फिर जो सोवियत संघ के विघटन की हो, सोवियत संघ में बाल्टिक प्रांतों के विघटन की हो समस्या, या फिर चेकोस्लोवाकिया की विघटन की हो, या फिर सर्बिया समेत अल्बानिया में युद्ध जैसी स्थिति की हो। तो यूरोप में समस्या बनी रही शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी कुछ दिनों तक। अभी भी शीत युद्ध के बाद के 21वीं शताब्दी में भी वो समस्या पूरी तरह समाप्त हुई दिखती नहीं है। जैसे कि यूक्रेन और बेलारूस में जो संघर्ष हुआ, यूक्रेन और यूरोप में जो संघर्ष हुआ, यूक्रेन और रूस के बीच में जो संघर्ष हुआ, बेलारूस और रूस के बीच में जो संघर्ष हुआ, और अभी अभी जो आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जो एक युद्ध चला। तो ये कुल मिला के यूरोप की समस्याओं को इंगित करता है कि यूरोप की समस्या इतनी सामान्य नहीं रही। लेकिन फिर भी
यूरोप में आज एकीकरण हुआ। यद्यपि हम देखते हैं कि पिछले ही कुछ दिनों पहले इंग्लैंड ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, अपने आप को बाहर निकाल लिया यूरोपीय संघ से, यूरोपीय मुद्रा को भी अपनाने से, यूरो को अपनाने से मना कर दिया। लेकिन इसके बाद भी यूरोप का एकीकरण तो हुआ है, तो उसके पीछे आखिर क्या क्या समस्या थी? यूरोप की समस्या, यूरोप के एकीकरण की समस्या में बहुत सारी चीजें थी, जिसमें जर्मनी का एक संकट भी था बहुत ज्यादा, और साम्यवाद का संकट था। तो इसके बीच में यूरोप के एकीकरण से की समस्या की बात शुरू कैसे? अब अगर इसमें देखें तो ट्रूमन सिद्धांत एक बड़ा सिद्धांत था। ट्रूमन सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिका से जो ध्वस्त अर्थव्यवस्थाएं थी पश्चिम यूरोप की, उसको सहायता दी गई, तो उनको उठने का मौका मिला। इस तरह बेनेलक्स यानी बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग के बीच में 1944 में समझौता हुआ, उसके अंतर्गत भी वो एक एक आर्थिक संघ बनाने का निर्णय लिया इन्होंने, एक कंप्लीट इकोनॉमिक यूनियन। मार्शल योजना के तहत इस उनको सहायता दी गई। फिर यूरोपीय आर्थिक सहयोग का संगठन बना, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईसी है ना, ओईसी है ना, तो ये 1948 में बना। उसके माध्यम से यूरोपीय राष्ट्रों को एक एक मंच पर लाने का प्रयास हुआ। फिर ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 1961 में बना, और ये जो है इसमें 30 सदस्य देश शामिल थे यूरोप के, और यूरोप के ही नहीं, इसमें और भी जो दूसरे देश शामिल थे, विकासशील और विकसित देश, वो शामिल थे। तो ये भी एक बड़ा मंच साबित हुआ। फिर 1950 में ही एक यूरोपियन पेमेंट यूनियन, यूरोपीय अदायगी संघ बना। इसके माध्यम से आर्थिक रूप से एक करने की कोशिश हुई। फिर 1948 में, उससे पहले काउंसिल ऑफ यूरोप की एक परिषद बनी थी, जिसमें 26 यूरोपीय देशों के एक यूरोप कांग्रेस के नाम पर एक में ये सभी सम्मेलन में एकत्रित हुए, वहां विचार विमर्श हुआ। और इस दिशा में एक बड़ा कदम जो था, वो था यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ईसीएससी, ये है ना। ये 1952 में इसकी स्थापना हुई, और 1952 में स्थापित इस संगठन के माध्यम से यूरोप में आर्थिक सहयोग और आर्थिक जो परस्पर विकास का के लिए सहयोग, इसके बारे में बड़े पैमाने पर कदम उठाए गए। और फिर 1957 में यूरोपीय आणविक शक्ति समुदाय, इसका गठन हुआ 1957 में, जिसमें 6 राज्य बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड शामिल थे, है ना। और 1962 में ग्रेट ब्रिटेन इसमें सदस्य बनना चाहता था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ग्रेट ब्रिटेन की समस्या पहले से यूरोप के साथ रही हुई है कुछ कुछ। फिर उसके बाद जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन 1960 में स्थापित हुआ, है ना, और इसमें 7 राज्य शामिल थे। यूरोपीय संघ, फिर अंततः यूरोपीय संघ जो है वो 1993 में यूरोपियन संघ बना, और जो 1958 में एक संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई, जिसमें प्रारंभ में 6 सदस्य थे, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी और इटली। बाद में ब्रिटेन, आयरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे भी संधि में शामिल हुए, परंतु बाद में नॉर्वे हट गया था। 1981 में ग्रीस यानी यूनान तथा 1986 में स्पेन और पुर्तगाल इसके सदस्य बने, है ना। 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन को यूरोपीय संघ का सदस्य नियुक्त किया गया। इस तरह जो यूरोपियन संघ है, उसकी संख्या बढ़ते हुए 12 से बढ़कर 15 हो गई, और 2004 में 10 नए राष्ट्रों को इसमें शामिल करने के बाद यूरोपीय संघ की संख्या 25 हो गई। 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया के सदस्य बन जाने से संघ की सदस्य संख्या 27 हो गई, और 9 दिसंबर 2011 को जो संधि हुई, विलय संधि, उसके हस्ताक्षर करने के बाद क्रोएशिया भी 28वां राज्य बन गया। तो इस प्रकार ये जो है यूरोपीय संघ का अस्तित्व सामने आया, जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपियन स्टील एंड कोल, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, उससे शुरू होते हुए यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ से होते यूरोपीय आर्थिक समुदाय से होते हुए अंततः जो नवंबर 1993 में यूरोपीय संघ बना, वो आज एक बहुत फलता फूलता यूरोपीय संघ बन चुका, और इस तरह यूरोपीय एकीकरण कंप्लीट हुआ। यद्यपि ये आर्थिक सहयोग
के हिसाब से बढ़ा और आर्थिक सहयोग में ही इतना व्यापक सहयोग हो गया कि मुद्रा तक एक हो गई, यानी यूरो नाम की मुद्रा, यानी इसके सदस्य देशों ने अपनी मुद्रा के स्थान पर एक कॉमन करेंसी, एक सामान्य करेंसी को अपना लिया जिसका नाम यूरो था। ये जो है ये कुल मिला के यूरोपीय एकीकरण की एक अल्प कहानी रही है और कुल मिलाकर एकीकृत यूरोप की कदम की दिशा में मास्ट्रिक्ट संधि को नहीं भूलना चाहिए। जो मास्ट्रिक्ट संधि 1991 में नीदरलैंड के मास्ट्रिक्ट नगर में हुआ, इसमें 12 सदस्यीय यूरोपीय समुदाय ने एक यूरोपीय संघ मौद्रिक संघ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और इन देशों ने एक समान मुद्रा का प्रचलन स्वीकार किया, है ना। और 1 जनवरी 1999 से यूरोपीय केंद्रीय बैंक की भी स्थापना हो गई और 1999 1 जनवरी से यूरो नाम की मुद्रा कॉमन करेंसी की औपचारिक शुरुआत हो गई। 12 मुद्राओं जो अलग अलग देशों की मुद्रा थी उसका एक संयुक्त रूप एक यूरो का प्रचलन, संयुक्त रूप में यूरो का प्रचलन था। और 2002 में यूरोपीय संघ के 15 में से 12 सदस्य देशों ने यहाँ साझा यूरो का प्रचलन शुरू कर दिया और यूरोपीय संघ के 2 सदस्य जो थे माल्टा और साइप्रस ने भी 2001 यूरो की मुद्रा को अपना लिया। तो अब इस तरह से 15 देशों ने यूरो की मुद्रा को अपना लिया है। अब इसमें समस्याएं क्या क्या रही है ये इसके अपन जानने की कोशिश करेंगे अगले व्याख्यान में। विशेष रूप से ब्रेक्सिट की चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन की समस्या यूरोपीय संघ से क्या रही और क्यों वो निकला बाहर में, और इसके साथ ही अन्य जो है इससे संबंध जुड़े हुए अन्य, क्योंकि आर्थिक सहयोग के बाद ही यूरोप में सैन्य और राजनीतिक सहयोग भी प्रारंभ हुआ। यूरोपीय पार्लियामेंट भी बना, यूरोपीय जो ब्रसेल्स में है यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपीय संसद। तो अब हम देखते हैं कि यूरोप में युद्ध की आशंका यूरोप में कम होने लगी। तो यद्यपि समस्या है लेकिन कम होने लगी है। तो इन सब का इसका मतलब ये है कि आर्थिक सहयोग से ही अंततः राजनीतिक और सैन्य सहयोग कायम होता है, जो यूरोप इसका प्रमुख उदाहरण है। इसको अपन और अगले व्याख्यान में